हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 8th क्लास सोशल साइंस का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर। ये सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन 2024 टू 25 का पेपर है, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का। और सबसे पहले सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इज, व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी फॉट बिटवीन द नवाब ऑफ बंगाल एंड ब्रिटिश? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 23 जून 1757 को। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इज, इन विच ईयर डिड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंडन सेंड एन एजुकेशनल डिस्पैच टू द गवर्नर जनरल इन इंडिया? इंडिया में गवर्नर जनरल को ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने एक एजुकेशनल डिस्पैच, जिसे वुड्स डिस्पैच भी कहते हैं, वो भेजा था इन 1854। नेक्स्ट इज, अंडर विच गवर्नर जनरल डिड राजा राम मोहन रॉय इनिशिएटेड टू बैन सती? किन गवर्नर जनरल के अंडर राजा राम मोहन रॉय ने इनिशिएट किया सती को बैन करना, और की भी उसके अगेंस्ट लॉ भी पास किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इज, आइडेंटिफाई द पिक्चर। पिक्चर में ये हैं श्री नारायण गुरु, जिन्होंने फाइट किया था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। ए ऑप्शन सही है। फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ द लीडर्स, लीडर्स के नामों की एक लिस्ट गिवन है, उनमें से हु डिड नॉट बिलोंग टू द ट्रायो लाल बाल पाल? कौन लाल बाल पाल से बिलोंग नहीं करते हैं? तो लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक, पाल बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों थे इस ट्रायो में, तो इसमें नहीं थे गोपाल कृष्ण गोखले। डी ऑप्शन सही है। नेम द टर्म गिवन टू ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज। जब कमर्शियल यूज के लिए वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स हम ग्रो करते हैं, उसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर। ना बास्केट वीविंग फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ, बास्केट वीविंग टोकरी बुनना, ये आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंडर कॉटेज इंडस्ट्री में। कॉटेज इंडस्ट्री वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं जो होम बेस्ड होती है। बी ऑप्शन सही है। पॉपुलेशन डेंसिटी रेफर टू, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है द नंबर ऑफ स्किल्ड पीपल इन अ कंट्री, कंट्री में कितने स्किल्ड लोग हैं। द नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर यूनिट ऑफ एरिया, एक स्क्वायर यूनिट ऑफ एरिया पर कितने लोग रहते हैं, वो बताता है कि वो जगह कितनी डेंस है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड अबोलिशन ऑफ द इवल प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी? अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने, खत्म करने के पीछे क्या रीजन था? टू एंड डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव को खत्म करना, टू एंड पॉवर्टी, इसका मेन रीजन था डिस्क्रिमिनेशन को एंड करना। ए ऑप्शन सही है। अ पर्सन हु डज नॉट गेट एडिक्वेट न्यूट्रिशन और फूड इज नोन एज, एक पर्सन जिसको जितना चाहिए उतना न्यूट्रिशन या फूड नहीं मिलता है, उसे हम कहते हैं माल नरिश्ड। ए ऑप्शन सही है। विच इज द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट स्टेट्स दैट अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड? किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया है? आप इसे किसी भी फॉर्म में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, ये कहा गया है आर्टिकल 17 में। व्हाट आर पब्लिक फैसिलिटीज? पब्लिक फैसिलिटीज क्या है? असेंशियल फैसिलिटीज, नॉन असेंशियल या फिर दोनों? पब्लिक फैसिलिटीज वो असेंशियल फैसिलिटीज हैं जो किसी की भी बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे वाटर है, सैनिटेशन है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, और फिर ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पब्लिक को प्रोवाइड कराना। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। नाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है राइट टू एजुकेशन, जिसमें कहा गया है कि 6 to 14 ईयर्स के सभी बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी है। सी ऑप्शन सही है। ये एमसीक्यू थे। नाउ सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें सभी क्वेश्चंस 2 मार्क्स के हैं, 6 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इज, व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ डिफीट ऑफ सिराजुद्दौला एट प्लासी? प्लासी में सिराजुद्दौला की हार का मेन रीजन क्या था? उनके जो कमांडर इन चीफ थे मीर जफर, उनका बिट्रेयल, उनका धोखा देना। उन्होंने कंस्पायर किया जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके साथ, और फिर वो बैटल ऑफ प्लासी में लड़े ही नहीं। तो आंसर आप लिखेंगे द मेन रीजन ऑफ
defeat of Sirajuddaulah at Plassey was the betrayal of his commander-in-chief Mir Jafar, who conspired with British East India Company, conspired with Britishers, with British, जिसको लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, and did not fight against the British during the battle. ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उन्होंने फिर इस बैटल में लड़ाई ही नहीं की, अगेंस्ट द ब्रिटिश ड्यूरिंग द बैटल. ओके, नेक्स्ट. नाउ रिवाइज कर लेते हैं. क्वेश्चन था व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ डिफीट ऑफ सिराजुद्दौला एट प्लासी. सो द मेन रीजन ऑफ डिफीट ऑफ सिराजुद्दौला एट प्लासी was the betrayal of his commander-in-chief Mir Jafar, who conspired with British and did not fight against the British during the battle. Now, when was Shanti Niketan set up and by whom? Shanti Niketan को set up किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने in 1901. Set up by रविंद्रनाथ टैगोर. ओके, आंसर आप लिखेंगे शांति निकेतन वॉज सेटअप बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन 1901. नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय द टर्म इंडस्ट्री. इंडस्ट्री, ये जो टर्म है इससे आप क्या समझते हैं? इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें गुड्स का प्रोडक्शन होता है, चीज़ें बनती है इंडस्ट्रीज में, मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन होता है और इसमें सर्विस का प्रोविजन भी है. तो आंसर आप लिखेंगे इंडस्ट्री इज an economic activity that involves that is concerned with involves the production of goods का प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्रीज में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और the provision of services. Okay, next. Now, why are people, revise कर लेते हैं. What is meant by the term industry? Industry is an economic activity that involves the production of goods, extraction of minerals or the provision of services. Why are people considered a resource? लोगों को रिसोर्स क्यों माना गया है? कहा जाता है कि एक देश की एसेट होती है, कैपिटल होती है जो ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि लोगों के पास ही वो स्किल है, वो नॉलेज है, वो एबिलिटी है जिससे वो किसी भी चीज़ को रिसोर्स बनाते हैं, वो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं और एक देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं. तो इसलिए लोगों को कंसिडर किया गया है एज अ रिसोर्स. तो आप लिखेंगे पीपल आर कंसिडर्ड अ रिसोर्स बिकॉज दे possess the knowledge and skills and abilities, and इतने वो एबल है, abilities that can be utilized to produce goods, जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने में, एंड contribute to economic growth and development of a country. ओके, और एक देश की इकोनॉमिक और ग्रोथ और डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं लोग, इसलिए उनको एक रिसोर्स कहा गया है. सो पीपल आर कंसिडर्ड अ रिसोर्स बिकॉज दे पोजेस द नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज दैट कैन बी यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. नेक्स्ट, कैन यू लिस्ट two different provisions in the 1989 Act? 1989 Act
जिसे SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट भी कहते हैं, उसके क्या 2 डिफरेंट प्रोविजंस थे। तो ये एक्ट रिलेटेड था SC/ST शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के साथ जो एट्रोसिटीज, जो अत्याचार होते थे उनके रिगार्डिंग, और इसमें सबसे पहले उनको डिफाइन किया गया। कई बार लोग उन्हें अनइक्वल ट्रीट करते थे, लेकिन वो उसको एक गलत बात मानते ही नहीं थे। तो इसमें डिफाइन किया गया, कुछ स्पेसिफिक ऑफेंसेस लिखे गए हैं, अगर आप ये करेंगे तो आपको क्या सजा होगी। तो पहला प्रोविजन था कि जो स्पेसिफिक ऑफेंसेस हैं जिनको एट्रोसिटीज समझा जाएगा SC/ST के मेंबर्स के अगेंस्ट, आप इस तरह से अगर उनके साथ बिहेव करते हैं, उनको डिफाइन किया गया। ओके। और सेकंड, जिन लोगों के साथ एट्रोसिटीज हुई हैं, जो विक्टिम्स हैं, किस तरह से उनको रिलीफ प्रोवाइड कराना है, उन्हें मेडिकल एड देकर, फाइनेंशियल कंपनसेशन देकर, या फिर कोई लीगल असिस्टेंस देकर रिहैबिलिटेट करके उनको, सेकंड ये प्रोविजन था इसमें। तो 2 जो मेन प्रोविजंस थे 1989 एक्ट के वाज, नंबर 1, डिफाइनिंग स्पेसिफिक क्रिमिनल ऑफेंसेस अगेंस्ट कंसिडर्ड एज ऑफेंसेस, जिनको कंसिडर किया जाएगा एज अट्रोसिटीज, कंसिडर्ड एज अट्रोसिटीज अगेंस्ट members of SC or ST. And second was a provision for providing relief and rehabilitation. Rehabilitate करना मतलब नॉर्मल लाइफ में उनको वापस लेकर आना, rehabilitation to विक्टिम्स ऑफ सच अट्रोसिटीज। इस तरह की अट्रोसिटीज, अत्याचारों के जो विक्टिम्स रहे हैं, जिन्होंने वो झेली है, किस तरह से उनको रिहैबिलिटेट करना है, मेन स्ट्रीम में लेकर आना है, और कैसे उन्हें रिलीफ प्रोवाइड कराना है। सेकंड ये प्रोविजन था इसमें। ओके, रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन था, कैन यू लिस्ट 2 डिफरेंट प्रोविजंस इन दी 1989 एक्ट। सो 1989 एक्ट, जिसका नाम है SC/ST प्रोविजन है, प्रिवेंशन ऑफ SC/ST प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज, ये एक्ट का नाम है। इसके 2 मेन प्रोविजंस थे। फर्स्ट वाज डिफाइनिंग स्पेसिफिक क्रिमिनल ऑफेंसेस, किनको क्या क्रिमिनल ऑफेंसेस थे जिनको अट्रोसिटीज कंसिडर किया जाएगा, उसको इसमें डिफाइन किया गया अगेंस्ट मेंबर ऑफ SC/ST। सेकेंड वाज प्रोविजन ऑफ प्रोवाइडिंग रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन टू विक्टिम्स ऑफ सच अट्रोसिटीज। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट आर पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज वो सर्विसेज, वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और सभी पब्लिक के लिए वो एक्सेसिबल होता है। ये कुछ वो बेसिक फैसिलिटीज हैं। सो पब्लिक फैसिलिटीज आर सर्विसेज, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, स्कूल्स हैं, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, infrastructure that are controlled by the government and are accessible to the public. Okay, इसके एग्जाम्पल्स कुछ आप दे सकते हैं। These are some basic facilities. Public facilities are the basic facilities. It includes all the basic facilities like education, ये एक पब्लिक फैसिलिटी है। सैनिटेशन, साफ सफाई रखना, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सैनिटेशन पब्लिक प्लेसेस पर। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ, फूड, शेल्टर, सिक्योरिटी एटसेट्रा। ओके, ये सब चीज़ें इसमें आती है। रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन था, व्हाट आर पब्लिक फैसिलिटीज। सो पब्लिक फैसिलिटीज आर सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर that are controlled by the government and are accessible to the public. It includes basic facilities like education, sanitation, safe drinking water, health, etc. Okay, now section C. इसमें 4 questions हैं of 3 marks each. How did the knowledge of ancient texts help the reformers promote new laws? नए जो कानून बने थे, लोग उनको मानने को तैयार नहीं थे, तो किस तरह से रिफॉर्मर्स ने
की जो नॉलेज थी हमारे एंशियंट टेक्स्ट, प्राचीन ग्रंथों की, कैसे उन्होंने हेल्प किया रिफॉर्मर्स को, जो समाज सुधारक थे, उनको नए लॉज को प्रमोट करने में। तो एक तरह से लोगों का ये मानना था कि ये तो हमारी सोशल प्रैक्टिसेस हैं, पहले से ही ऐसे चली आ रही है, जैसे चाइल्ड मैरिज हुआ, सती प्रथा हुआ। तो एंशियंट टेक्स्ट की जिनको नॉलेज थी, रिफॉर्मर्स ने उन टेक्स्ट में से, हमारे पुराने ग्रंथों में से, प्राचीन ग्रंथों में से वो एग्जाम्पल्स कुछ प्रोवाइड कराए, उनकी कुछ कोटेशंस यूज़ की लोगों को कन्विंस करने के लिए, लोगों का सपोर्ट गेन करने के लिए, जिससे कि जो इवल प्रैक्टिसेस हैं उनको चैलेंज किया जा सके, उनको ख़त्म करके नए लॉज जो बने हैं उनके अगेंस्ट उन्हें प्रमोट किया जा सके। अब इसे अगर पॉइंट्स में लिखना है तो सबसे पहले तो टू कन्विंस पीपल, किस तरह से एंशियंट टेक्स्ट की नॉलेज ने हेल्प किया रिफॉर्मर्स को। फर्स्ट, बाय प्रोवाइडिंग आर्ग्यूमेंट्स टू चैलेंज एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस। जो एग्जिस्टिंग इवल प्रैक्टिसेस थी उन्हें चैलेंज करने के लिए प्रैक्टिसेस, कुछ आर्ग्यूमेंट्स, उनके अगेंस्ट कुछ आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड कराए। रिफॉर्मर्स ने एंशियंट टेक्स्ट्स को यूज किया। आप लिखेंगे रिफॉर्मर्स यूज्ड एंशियंट टेक्स्ट्स टू कन्विंस पीपल दैट सोशल इवल्स लाइक चाइल्ड मैरिज, कास्ट इनइक्वालिटी, विडो बर्निंग, सती प्रथा वर नॉट सैंक्शन्ड इन एंशियंट टेक्स्ट। ये हमारे एंशियंट टेक्स्ट में ऐसा नहीं लिखा है। सेकेंड, उन्होंने इसको यूज किया टू गेन सपोर्ट फ्रॉम सोसाइटी के लोगों से सपोर्ट गेन करने के लिए एंशियंट टेक्स्ट को दिखाकर उन्होंने नए लॉज को प्रमोट किया, उनको मानने के लिए लोगों को मनाया। एंड वैसे तो इसका आंसर पैराग्राफ में ही बेटर रहेगा, बट सोशल साइंस में हम कोशिश करते हैं कि पॉइंट्स में लिखे, जितने मार्क का क्वेश्चन है उतने पॉइंट्स हो हमारे पास। और तीसरा आप लिख सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल्स, जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट्स हैं उनके एग्जाम्पल्स देकर, उनकी कोटेशंस को यूज करके, एंड यूजिंग कोटेशंस उन्होंने अपने जो आर्ग्यूमेंट है उनको एक तरीके से वेट दिया, उनके आर्ग्यूमेंट को उसने, यूजिंग कोटेशंस। ओके, रिफॉर्मर्स ने यूज किए, इसमें आप लिखेंगे डिटेल में दैट रिफॉर्मर्स यूज्ड एग्जाम्पल्स एंड टीचिंग्स फ्रॉम एंशियंट टेक्स्ट्स, की जो टीचिंग्स हैं, हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं, उनको उन्होंने यूज किया टू हाईलाइट द नीड ऑफ चेंज, कि अब हमें चेंज की ज़रूरत है। एंड दे ऑल्सो यूज्ड कोटेशंस फ्रॉम एंशियंट टेक्स्ट टू गिव वेट टू देयर आर्ग्यूमेंट्स, जो आर्ग्यू वो कर रहे थे उनके अगेंस्ट, उनको वेट देने के लिए और बात को ज़्यादा लॉजिकल बनाने के लिए एंशियंट टेक्स्ट के कुछ कोटेशंस उन्होंने यूज़ किए। क्वेश्चन था किस तरीके से नॉलेज ऑफ एंशियंट टेक्स्ट ने हेल्प किया रिफॉर्मर्स को नए लॉज को प्रमोट करने में। सो बाय प्रोवाइडिंग आर्ग्यूमेंट्स टू चैलेंज एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस, एग्जिस्टिंग जो सोशल नॉर्म्स थे उनको चैलेंज करने के लिए रिफॉर्मर्स ने को एक आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कराया एंशियंट टेक्स्ट की नॉलेज ने। सोसाइटी से उनको सपोर्ट मिला, क्योंकि लोगों का मानना था कि कुछ लोगों को ऐसा बताया गया था कि ये हमारे पुराने ग्रंथों में लिखी है ये प्रैक्टिसेस। जब उन्हें एग्जाम्पल्स दिए गए, कोटेशंस सुनाई गई, देन दे कम टू नो कि ये सभी इवल प्रैक्टिसेस है और कोई भी जो हमारा पुराना टेक्स्ट है वो इनको सपोर्ट नहीं करता है। ओके, नाउ व्हाट आर द मेन फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री कहाँ पर लोकेटेड होगी, कहाँ पर आप उसको लोकेट करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स उसे इन्फ्लुएंस करते हैं। आपको आपकी इंडस्ट्री को जो रॉ मटेरियल चाहिए वो कहाँ पर मिलेगा। फर्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। जहाँ पर रॉ मटेरियल होता है उसी के आसपास जनरली इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाता है, ताकि रॉ मटेरियल को लाने के लिए बहुत ज़्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है वो कट हो जाए। फिर लैंड कहाँ पर मिलेगी, वाटर, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। ये 4 to 5 मार्क में भी हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि 3 मार्क में ही है। एक ही पॉइंट में हम 2-3 चीज़ें लिख देते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, वाटर, लेबर, चीप लेबर कहाँ पर मिलेगी उस पर भी डिपेंड करता है, एंड पावर, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि बहुत ज़रूरी होती है इंडस्ट्री को रन करने के लिए। तो ज़मीन कहाँ पर है उतनी जितनी हमें चाहिए इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। कैपिटल भी देखनी होती है अपनी। फिर वाटर, लेबर, चीप लेबर मिले, और पावर, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ नियर बाई मार्केट, चीज़ों को सेल करने के लिए, बेचने के लिए जो आप बना रहे हैं, मार्केट अगर पास में होगा तो अगेन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी बच जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी देखी जाती है, फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल को एक से दूसरी जगह आसानी से लाया जा सके। ओके, नेक्स्ट ना रिवाइज कर लेते हैं।
विच आर द मेन फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री? कौन से मेन फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं लोकेशन, एक इंडस्ट्री की लोकेशन को? फर्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, वाटर, लेबर, पावर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट. नेक्स्ट, व्हाट आर ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्युलर स्टेट? एक सेक्युलर स्टेट, सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, जो किसी भी धर्म को ना मानता हो, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? किसी भी सेक्युलर स्टेट में किसी भी रिलीजन का डोमिनेंस नहीं होना चाहिए, सभी को इक्वली ट्रीट करना है, किसी भी रिलीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और जो स्टेट है यानी कि जो गवर्नमेंट है वो किसी भी रिलीजन को माने ना. स्टेट को खुद से रिलीजन से, द स्टेट डिस्टेंसेज इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन इन सेक्युलर स्टेट्स. देन किसी को सपोर्ट नहीं करती है, द स्टेट डज नॉट सपोर्ट, लिख देते हैं 3 पॉइंट्स. नंबर 1, द स्टेट distances itself from religion. रिलीजन से खुद को दूर रखता है स्टेट सेक्युलर स्टेट्स में. सेकेंड, द स्टेट डज नॉट सपोर्ट वन रिलीजन, किसी भी एक रिलीजन को वो सपोर्ट नहीं करता है. देन इसमें सभी सिटीजन, सेक्युलर स्टेट में सभी सिटीजन्स फ्री होते हैं किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए, किसी भी रिलीजन को मानने के लिए. ऑल सिटीजन्स आर फ्री टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन. ओके, रिलीजन पॉइंट्स में अगर आपको लिखना है आप लिख सकते हैं नो रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होता. नो रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन. देन रिलीजियस फ्रीडम होती है, मिनेशन. रिलीजियस फ्रीडम, सभी फ्री है किसी भी रिलीजन को मानने के लिए, किसी रिलीजन का डोमिनेंस नहीं होता. एंड नो रिलीजियस इन्फोर्समेंट, किसी को कोई रिलीजन मानने के लिए फोर्स नहीं किया जाता. द स्टेट शुड नॉट फोर्स एनी रिलीजन ऑन इट्स सिटीजन्स, उसे हम बोलते हैं सेक्युलर स्टेट. क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव्स क्या है एक सेक्युलर स्टेट के. तो सेक्युलर स्टेट में द स्टेट डिस्टेंसेज इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन, इट डज नॉट सपोर्ट एनी रिलीजन, और सिटीजन्स आर फ्री टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, देयर इज नो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, द स्टेट डज नॉट फोर्स एनी रिलीजन टू इट्स ऑन इट्स सिटीजन्स. ओके, नेक्स्ट. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फॉरेन कंपनीज इन सेटिंग अप प्रोडक्शन इन इंडिया? इंडिया में प्रोडक्शन को सेटअप करने में फॉरेन कंपनीज को क्या एडवांटेजेस, क्या फ़ायदे हैं? इंडिया में चीप लेबर उनको मिलती है. अगेन ये भी 4 to 5 मार्क में आसानी से हो सकता है क्वेश्चन. चीप लेबर, इंडिया में बहुत सारे स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल हो जाती है उनको लोअर वेजेस में. देन यहीं पर उनको एक पोटेंशियल मार्केट भी मिल जाती है, लार्ज मार्केट पोटेंशियल, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है. पोटेंशियल शियल, तो एक जहाँ पर बना रहे हैं वहीं पर सेल करने में जो एक कॉस्ट है लाने ले जाने की, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की, वो कम हो जाती है. गवर्नमेंट बहुत सारे इंसेंटिव्स देती हैं जो फॉरेन कंपनीज हैं उन्हें अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट करने के लिए. तो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स की वजह से भी, इंसेंटिव्स टैक्स में उनको बेनिफिट मिलता है, सब्सिडीज मिलती है, इंसेंटिव्स, तो इसलिए ये सब फायदे हैं फॉरेन कंपनीज को इंडिया में प्रोडक्शन सेटअप करने के. क्वेश्चन था एडवांटेजेस क्या है फॉरेन कंपनीज को इन सेटिंग अप प्रोडक्शन इन इंडिया. फर्स्ट इज चीप लेबर. India has large pool of skilled and unskilled labor available at lower wages compared to developed countries. उनके कंपैरिजन में इंडिया में दोनों तरह की लेबर आपको मिल जाती है कम वेजेस पर. देन लार्ज मार्केट पोटेंशियल, सिंस इंडिया हैज़ मैसिव पॉपुलेशन, तो उसकी वजह से क्रिएट होता है एक लार्ज मार्केट फॉर फॉरेन कंपनीज टू सेल देयर प्रोडक्ट्स विद इन द कंट्री. देश के अंदर ही वो प्रोडक्ट्स को बेच भी सकते हैं. एंड गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स हैं, इंडियन गवर्नमेंट ऑफर्स वेरियस टैक्स ब्रेक्स, सब्सिडीज and other incentives to attract foreign investment and promote manufacturing. Okay, now next is section D, long questions. Describe Gandhi ji's march to Dandi. Why did Gandhi ji choose to break the salt law? गांधी जी का जो मार्च था डांडी का वो एक्सप्लेन करना है, और क्यों गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को, नमक कानून को ही ब्रेक करना क्यों चुना, तो एक्सप्लेन करते हैं. पहले गांधी जी ने ये स्टार्ट किया था अपना डांडी मार्च 12 मार्च को. गांधी जी बिगैन, इसको भी पॉइंट्स में लिखते हैं, चलिए. नंबर 1, गांधी जी बिगैन द मार्च ऑन 12th मार्च 1930 फ्रॉम साबरमती आश्रम.
साबरमती आश्रम से उन्होंने इसको स्टार्ट किया। 24 डेज तक ये चला। ये इतने फैक्ट्स अगर आपको याद है तो आप लिख सकते हैं आश्रम। बट कब शुरू किया ये आपको पता होना चाहिए। कब एंड हुआ, वो दांडी कब पहुंचे थे? 6 अप्रैल को। सेकेंड, गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स रीच्ड दांडी ऑन अप्रैल 6, 1930। 24 डेज तक उन्होंने बहुत लंबी डिस्टेंस कवर की और वो पैदल ही गए, जिससे कि रास्ते में जो लोग हैं वो भी उनसे जुड़ते जाए और ये अवेयरनेस फैले। गांधी जी और उनके फॉलोअर्स ने फिर लॉ ब्रेक किया। वहाँ से सॉल्ट उन्होंने कलेक्ट किया, सी वाटर को बॉयल किया, सॉल्ट बनाया। नंबर 3, गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स ब्रोक द सॉल्ट लॉ बाय मेकिंग सॉल्ट बनाकर उन्होंने कानून को तोड़ा। तो ये तो एक्सप्लेन कर दिया हमने दांडी मार्च के बारे में। अब सॉल्ट ही क्यों उन्होंने चुना? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट के प्रोडक्शन पर टैक्स लगाया हुआ था और उनकी मोनोपली थी। सिर्फ ब्रिटिशर्स ही, गवर्नमेंट ही सॉल्ट बना सकती थी, जबकि सॉल्ट बहुत ही एक बेसिक चीज़ थी जिसकी ज़रूरत सभी लोगों को है। तो बेसिकली सॉल्ट लॉ अगर वो ब्रेक करेंगे तो सब लोग उससे अफेक्ट होंगे, लोगों में अवेयरनेस फैलेगी। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड, क्यों सॉल्ट ही क्यों चुना? इसका पहला रीज़न है बिकॉज सॉल्ट वॉज असेंशियल। सॉल्ट बहुत ज़रूरी था, बेसिक नेसेसिटी है ये, एसेंशियल। गांधी जी बिलीव दैट सॉल्ट वॉज अ बेसिक नेसेसिटी फॉर फूड एंड दैट उसको टैक्स करना गलत है, दैट टैक्सिंग इट वॉज अनफेयर। तो इसलिए उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। सॉल्ट मोनोपली थी गवर्नमेंट की, सॉल्ट वॉज अ मोनोपली, उसके प्रोडक्शन पर मोनोपली और सेल करने पर सिर्फ सरकार का हक था। और सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने से सब अफेक्ट होंगे। सॉल्ट अफेक्टेड एवरीवन, सभी क्लास के लोग, सभी जेंडर, सभी कास्ट के लोग उससे अफेक्ट होंगे। तो इसलिए सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना उन्होंने चूज़ किया। और उस टाइम पर गांधी जी चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो मूवमेंट था उनका स्वराज का, उससे जुड़े। तो ये अवेयरनेस फैलाने का एक तरीका भी था। फिर इतने सारे लोग क्योंकि उससे जुड़े तो एक इंटरनेशनल न्यूज़ बन गई, बाहर के न्यूज़पेपर्स में आने लगा कि इंडिया में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने एक बेसिक सी जो चीज़ है सॉल्ट, उस पर भी टैक्स लगाया हुआ है। तो बाहर से भी सपोर्ट मिला हमें। और फिर ये एक, इसके बाद ये सक्सेसफुल स्टार्ट रहा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। वो अगर आप लिखना चाहे, बाकी 3 पॉइंट्स ये है। सॉल्ट असेंशियल था फूड के लिए, तो उसको टैक्स करना एक अनफेयर चीज़ थी, इसलिए उन्होंने सॉल्ट को चुना। सॉल्ट पर मोनोपली थी गवर्नमेंट की, कोई नहीं उसको प्रोड्यूस कर सकता था, और सॉल्ट से सभी लोग अफेक्ट होंगे तो ज़्यादा उनको मासेस का सपोर्ट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट। नाउ व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन? शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है एंड व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस? शिफ्टिंग कल्टीवेशन के क्या डिसएडवांटेजेस हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन में एक पीस ऑफ लैंड पर आप जाएंगे, वहाँ पे जो पहले से ट्रीज़ हैं, ग्रासेस हैं, घास है, उसको कट करेंगे, ट्रीज़ को कट करेंगे, उनको बर्न कर देंगे, जला देंगे। उसकी जो ऐश होगी उसको सॉइल में मिला देंगे, जिससे कि वो और ज़्यादा फर्टाइल बनाएगी सॉइल को, एक तरीके से मैन्योर का काम करेगी। फिर आप वहाँ पर फसल उगाएंगे कुछ टाइम पीरियड के लिए, जब धीरे धीरे कुछ सालों के लिए, जब जो सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी लूज़ करने लगेगी, ज़मीन कम उपजाऊ होने लगेगी, फिर आप उसको छोड़ देंगे खाली और दूसरे पीस ऑफ लैंड पर चले जाएंगे। फिर वहाँ पर भी वही करेंगे, जो पेड़ कटे हुए हैं उनको इस तरह से कुछ सालों तक, जब इसके ऊपर फिर से ट्रीज उगेंगे, घास उग जाएगी क्योंकि खाली ज़मीन है, तो फिर से आप यहाँ पर वापस आ जाएंगे। इसे बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। तो आप लिखेंगे, पॉइंट्स में ही लिखते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड है। अब तो इसको प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता क्योंकि उतनी लैंड भी नहीं है हमारे पास। ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड इन विच, जिसमें क्या होता था ये हम पॉइंट्स में लिखते हैं। ट्रीज आर कट डाउन, इसमें पेड़ों को काटा जाता है, कट डाउन एंड बर्न, और डाउन एंड बर्न जलाया जाता है, टू क्लियर लैंड को क्लियर करने के लिए। फिर जो एशेज हैं, उनकी जो राख है, एशेज आर मिक्सड इनटू द सॉइल, उसे सॉइल में मिक्स कर दिया जाता है। फिर वहाँ पर क्रॉप उगाई जाती है। देन क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द लैंड, and when
soil loses its fertility, the land is abandoned. उसको फिर हम छोड़ देते हैं, abandoned, and the cultivator moves to a new plot of land. Okay, ये पूरा मेथड है. क्वेश्चन था कि व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन. तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज अ ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड इन विच trees are cut down and burned to clear land. The ashes are mixed into the soil. Crops are grown on the land, and when soil loses fertility, the land is abandoned. Okay. आगे था इसके क्या डिसएडवांटेजेस है. ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो 2 में अगर हमने वो भी लिख दिया तो 5 हम इसके डिसएडवांटेजेस है. फिर 5 डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं. सबसे पहले तो डिफॉरेस्टेशन होता है इससे, क्योंकि पेड़ों को हम काटते हैं एक लार्ज पीस ऑफ लैंड पर, जितने पर भी आपको खेती करनी है वहाँ पर कट करेंगे, फिर दूसरी जगह जाएंगे वहाँ कट करेंगे. सो सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज है डिफॉरेस्टेशन, बिकॉज ट्रीज आर कट डाउन एंड फॉरेस्ट डिस्ट्रॉयज. उनका हैबिटेट जो है वाइल्ड एनिमल्स का, वो डिस्ट्रॉय होता है. एनवायरमेंट में एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है, सॉइल इरोजन होता है. बेसिकली जो डिफॉरेस्टेशन के डिसएडवांटेजेस हैं वही शिफ्टिंग कल्टीवेशन के भी हो जाएंगे, क्योंकि ट्रीज जो हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं. उनकी जो रूट्स होती है, अगर आपने उनको कट कर दिया तो सॉइल इरोड होगी, इससे सॉइल की फर्टिलिटी लूज होगी. एयर पोल्यूशन होता है, क्योंकि इसमें बर्न भी करते हैं हम ट्रीज को. एयर पोल्यूशन, बर्निंग ट्रीज क्रिएट्स एयर पोल्यूशन. एंड अगर अभी हम इसको प्रैक्टिस करें जब ओवर पॉपुलेशन, ज़्यादा पॉपुलेशन है, पीस ऑफ लैंड, क्योंकि लैंड हमारे पास एक फिक्स्ड रिसोर्स है, वो उतना ही रहेगा, तो फूड इनसिक्योरिटी इससे हो सकती है, क्योंकि इतना फूड प्रोड्यूस नहीं करेगा लार्ज पॉपुलेशन के लिए. वो भी आप लिख सकते हैं. नंबर 4, फूड इनसिक्योरिटी. द प्रैक्टिस में नॉट प्रोड्यूस इनफ फूड फॉर लार्ज पॉपुलेशन. इससे लैंड कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहते हैं. अगर आपने एक ज़मीन को छोड़ के आप चले गए तो उस पर आपका भी कोई राइट नहीं है, कोई दूसरा आ सकता है, तो उस वजह से झगड़े रहते हैं, लैंड कॉन्फ्लिक्ट्स. ओके, इस तरह से कोई भी पॉइंट सोशल साइंस में आप लिखें, अगर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं क्वेश्चन से, तो वो सही है. ओके, ट्राइबल लोगों का कोई, अगर एक पीस ऑफ लैंड पर आप हमेशा के लिए रह रहे हैं तो उस पर आपका राइट होता है, अधिकार होता है, क्योंकि वो छोड़ के एक से दूसरी जगह जाते रहते थे. यही रीज़न था कि कोई लॉन्ग टर्म राइट उनका नहीं था और बाद में उनको फॉरेस्ट से निकाल दिया गया. ओके, चलिए आगे आते हैं. सेक्शन ई, केस बेस्ड क्वेश्चंस. रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. many more people लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर दैन साउथ ऑफ द इक्वेटर. इक्वेटर के नॉर्थ में ज़्यादा लोग रहते हैं साउथ के कंपैरिजन में. ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन 2 कॉन्टिनेंट्स. 3/4 जो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है वो 2 कॉन्टिनेंट्स में रहती है, एशिया और अफ्रीका में. 60% ऑफ द वर्ल्ड पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज. पूरी दुनिया के जो 60% लोग हैं वो सिर्फ 10 कंट्रीज में रहते हैं, जो सबसे ज़्यादा टॉप 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज होंगी. ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल. इन सभी कंट्रीज में 100 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं. पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट. ये 1 मार्क में क्वेश्चन भी था. एरिया ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पर 1 यूनिट एरिया पर जितने लोग रहते हैं उसे पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं. इट इज़ नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर, क्योंकि लैंड बहुत बड़ा है तो उसको हम स्क्वायर किलोमीटर में मेजर करते हैं, में कितने लोग रहते हैं. एवरेज डेंसिटी पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की है 51 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि पूरी दुनिया में ऑन एन एवरेज हर स्क्वायर किलोमीटर पर 51 लोग रहते हैं. साउथ सेंट्रल एशिया की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया. ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन डेंसिटी. पॉपुलेशन डेंसिटी से आप क्या समझते हैं. सो पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस. ये पहले क्वेश्चन का आंसर है. व्हाट इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया. इंडिया की इसमें नहीं दी है, एज पर जो सेंसस हुआ था 2011 में उसके अनुसार 382 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ हमारे देश की डेंसिटी है, जबकि वर्ल्ड की सिर्फ 51 है. इंडिया में 1 स्क्वायर किलोमीटर में ऑन एन एवरेज 382 लोग रहते हैं, जो अभी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी. वेयर डू 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव इन. 3/4 दुनिया के जो लोग हैं वो किन 2 कॉन्टिनेंट्स में रहते हैं, एशिया एंड अफ्रीका. ये 3rd क्वेश्चन का आंसर है. व्हाट आर द एवरेज डेंसिटी पॉपुलेशन ऑफ द होल वर्ल्ड. पूरी दुनिया में एवरेज डेंसिटी कितनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी है 51 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर. ये 4th क्वेश्चन का आंसर है. ना फिर से एक सोर्स एक और गिवन है, रीड करना है, क्वेश्चंस को आंसर करना है.
recognizing that Muslim in India were lagging behind in terms of various development indicators. Recognize किया कि Muslims कई सारे डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में पीछे हैं. डेवलपमेंट इंडिकेटर जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, या लिटरेसी है, या इनकम है, इन सभी में वो बहुत पीछे है. गवर्नमेंट ने सेटअप की एक हाई लेवल कमेटी इन 2005 चेयर्ड बाय जस्टिस राजेंद्र सचर. द कमेटी उन्होंने एग्जामिन किया सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस मुस्लिम कम्युनिटी का इंडिया में. रिपोर्ट ने डिस्कस किया डिटेल ऑफ मार्जिनलाइजेशन ऑफ दिस कमेटी, किस तरह से ये कमेटी मार्जिनलाइज्ड है. उसने सजेस्ट किया बहुत सारे अरेंज ऑफ सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल इंडिकेटर्स. द सिचुएशन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी इज कंपेयर टू दैट ऑफ अदर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज लाइक SC ST के कंपैरिजन में उनके क्या अरेंज ऑफ, ठीक है, इसने सजेस्ट किया अरेंज ऑफ बहुत सारे सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल इंडिकेटर्स कि मुस्लिम्स की क्या सिचुएशन है दूसरी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के कंपैरिजन में. फॉर एग्जांपल जैसे कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग फॉर मुस्लिम चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 7 to 16, 7 से 16 साल में मुस्लिम्स के जो बच्चे स्कूल में जाते हैं उनकी वो बहुत कम है, इज मच लोअर दैन दी अदर सोशो रिलीजियस कम्युनिटीज, दूसरे सोशो रिलीजियस कम्युनिटीज के कंपैरिजन में. क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ हाई लेवल कमिटी दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 2005. 2005 में इंडियन गवर्नमेंट ने जो हाई लेवल कमिटी सेटअप की थी उसका क्या पर्पस था. उसका पर्पस ये था कि इंडिया में मुस्लिम्स की क्या कंडीशन है डिफरेंट डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में, उसको रिकॉग्नाइज करना. तो ये आप लिख देंगे, रिकॉग्नाइज द मुस्लिम्स इन इंडिया वर लैगिंग बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ वेरियस, नो ये तो रिकॉग्नाइज कर लिया था. देन हाई लेवल कमेटी उन्होंने सेटअप की थी टू एग्जामिन द सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया. ये आप लिख सकते हैं, इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी का सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस क्या है वो फाइंड करना मेन पर्पस था इसका. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है. व्हाट इशू इन पर्टिकुलर अबाउट मुस्लिम चिल्ड्रंस एजुकेशन स्टेटस डिड द सचर कमेटी रिपोर्ट रेज. क्या मेन पर्टिकुलर इशू था मुस्लिम बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड जो सचर कमेटी में निकल कर आया. इसने बताया कि जो एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग है मुस्लिम बच्चों में बिटवीन 7 to 16 ईयर्स, वो बहुत कम है बाकी सोशो रिलीजियस कम्युनिटीज के कंपैरिजन में. ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है. क्या मेजर रिकमेंडेशन और कंक्लूजन डिड द सचर कमेटी रिपोर्ट मेक इन ऑर्डर टू एड्रेस द डिस्पैरिटीज इन डेवलपमेंट दैट द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ इंडिया फेस्ड. क्या मेजर रिकमेंडेशन या कंक्लूजन था सचर कमेटी रिपोर्ट का, वो इसमें नहीं दिया है, इसमें तो सिर्फ यहीं तक प्रॉब्लम तक ही दिया है. तो मेजर रिकमेंडेशन ये था कि एक इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन सेटअप किया जाए. सेटिंग अप, ये आपकी बुक में गिवन है पूरी केस स्टडी. एन इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन जो एक लीगल मैकेनिज्म प्रोवाइड कराएगा, कमीशन सभी मुस्लिम्स को उनके अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसकी कंप्लेंट्स को हैंडल करेगा कमीशन. ओके, ये मेजर रिकमेंडेशन था. एंड व्हाट चेंजेस हैव बीन मेड टू गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और पॉलिसीज एज अ रिजल्ट ऑफ सचर कमेटी रिपोर्ट दैट एम्स टू बेटर अ लॉट ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया. क्या गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज बनाई, क्या चेंजेस किए जो सचर कमेटी थी उसके बाद. जो सबसे पहले तो एजुकेशन से रिलेटेड ये किया गया कि जो मदरसाज हैं उनके फंड को इंक्रीज किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मदरसा जा सके पढ़ने के लिए. जो मुस्लिम्स हैं उनके सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस किया गया कमेटी. ओके, वैसे 1 मार्क का ही क्वेश्चन है, 2 लिख देते हैं. नंबर 1 फोकस ऑन सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम्स, and number 2 increased funding for madrasas. Okay, next. Now ये हिंदी में अ मैप बेस्ड क्वेश्चंस हैं. ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क द फॉलोइंग. ठीक है, मैप दिया है. इंडिया के मैप पर मार्क करना है आपको झांसी को यूपी में है, दिल्ली को, लखनऊ यूपी, भोपाल इन MP एंड जमशेदपुर इन झारखंड. झांसी, दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, जमशेदपुर. झांसी, दिल्ली, देन लखनऊ एंड भोपाल एंड जमशेदपुर. ओके,
जमशेदपुर, लखनऊ, झांसी, दिल्ली, भोपाल। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये था 8th क्लास सोशल साइंस का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर करंट सेशन का। होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।